नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम विज्ञान पढ़ रहे थे। विज्ञान में हमने फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ा था, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब हम उसी से रिलेटेड अगला टॉपिक आज पढ़ेंगे, गुरुत्व। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटी। तो आज हम ग्रेविटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रेविटी, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में मैं आपको बताया था कि ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट 1 है, एक ऑब्जेक्ट 2 है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक सेंट्रल फोर्स से। तो ये जो अट्रैक्ट करने का गुण होता है इनका, इसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, कि अपने गुरुत्वीय बल की वजह से दूसरी वस्तु को आकर्षित करना। तो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करते हैं ब्रह्मांड में, जिसकी वैल्यू होती है F=G(m1m2)/r²। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। r इनके बीच की डिस्टेंस है, m1 इसका द्रव्यमान है, m2 इसका द्रव्यमान है, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं कि गुरुत्व क्या होता है, ठीक है। गुरुत्व को देखते हैं, आज ग्रेविटी को देखते हैं। ग्रेविटी, गुरुत्व। तो ये जो दो वस्तुएं होती है, यदि इन दो वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी है, ठीक है, तो आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। जो दो वस्तुओं की जिनकी हम बात कर रहे थे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में, कि वो दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है एक आकर्षण बल के द्वारा। तो अगर उन दोनों वस्तुओं में से एक पृथ्वी है, तो हम उस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहेंगे, ठीक है। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है। दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। अगर उन दो वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी है, तो जो उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, उस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो पृथ्वी है, ये है पृथ्वी, अर्थ। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान m है। तो पृथ्वी इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है। जैसे जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। तो जब सेब टूटकर पृथ्वी पर गिरा, तो न्यूटन के मन में विचार आया कि ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया, मतलब अंतरिक्ष में क्यों नहीं चला गया, पृथ्वी की तरफ ही क्यों आया। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की। तो पृथ्वी किसी भी वस्तु को गुरुत्व बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। ये गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। जैसे हम कोई भी वस्तु ऊपर से गिराएंगे तो वो पृथ्वी की तरफ ही आती है, अंतरिक्ष में नहीं जाती है। तो उसका रीजन ये गुरुत्व बल ही होता है, ठीक है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण होता है कि जो स्पीड में डिफरेंस आता है, ये होता है ना त्वरण का फॉर्मूला, A=b−u/t। तो मान लिया जैसे स्पीड, इसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर/आवर, या 5 किलोमीटर से हो गई ये 6 किलोमीटर/आवर, ये यूनिट टाइम में। तो यूनिट टाइम में जो स्पीड में डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो इसके कारण, इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, उसे गुरुत्वजनित त्वरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वजनित त्वरण। तो आज हम इन्हीं दो चीज़ों को पढ़ेंगे। गुरुत्व आप समझ गए, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसको गुरुत्व कहते हैं। उस आकर्षण बल को गुरुत्व क्या है? आकर्षण बल है। कौन सा आकर्षण बल? जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से कोई भी वस्तु अंतरिक्ष में ना जाकर पृथ्वी की तरफ ही गिरती है, ठीक है। और इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं गुरुत्वजनित त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को। इसको हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, तो 10 से कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। अब आगे चलते हैं। ये जी की डेरिवेशन देख लो आप। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में जो एक्सीलरेशन पैदा होता है उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, इसकी वैल्यू 9.8, इसको 10 भी ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी मैं आपको ऊपर बताया था कि एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है ये स्पीड है। स्पीड क्या होता है? मीटर पर सेकेंड में। टाइम क्या होता है? सेकेंड में। तो ये क्या हो गया? ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है एक्सीलरेशन का। ठीक है, पृथ्वी के धरातल पर होती है ये वैल्यू जी की जो ये वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पृथ्वी के धरातल पर होती है। अगर हम पृथ्वी के धरातल से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, पृथ्वी के अंदर जाएंगे या अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएंगे, तो जी की वैल्यू में चेंज हो जाता है, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो अभी आप ये याद कर लो कि जी की जो वैल्यू है वो अर्थ के सरफेस पर मैक्सिमम होती है, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी मान लेते हैं न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। अब आगे चलो, इसका डेरिवेशन देख लो। ये है आपकी अर्थ। ठीक है, ये क्या है? अर्थ। ये कोई वस्तु है, m द्रव्यमान है, जिसका m द्रव्यमान है। ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है। अर्थ के सेंटर से ये जो वस्तु है ये r डिस्टेंस पर है। ठीक है, r डिस्टेंस पर। तो ये जो वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, पृथ्वी इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी। किस बल से आकर्षित करेगी? इस वस्तु को पृथ्वी आकर्षित करती है। ये मैं आपको लिख दिया, मतलब जैसे कोई मैं खुद ही मान लिया या आप यहाँ पर है, अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो आपकी जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से वो r है, तो पृथ्वी आपको आकर्षित करेगी। आपका द्रव्यमान है m और ये g गुरुत्वजनित त्वरण है। आपको पता है भार का फॉर्मूला क्या होता है? W = mg। तो mg फोर्स से पृथ्वी आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। ठीक है, यही होता है ना, पृथ्वी आपको आकर्षित करती है, और जिस बल से पृथ्वी आकर्षित करती है उसको भार कहते हैं, किसी वस्तु का भार। तो जैसे आपका जो भार होगा वो mg होगा। ठीक है, और एक हमने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से F की कैलकुलेशन देखी थी पिछले वीडियो में। F = gm1m2/r²। यहाँ पर m1 क्या है? अर्थ का द्रव्यमान हमने क्या माना? me। m होता है मास के लिए यूज होता है, e अर्थ का सिंबल, तो me को हम अर्थ का द्रव्यमान मानते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान मानते हैं। तो F = gme। m इस वस्तु का द्रव्यमान है, m/r²। r इनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये फोर्स काम करता है और पृथ्वी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है mg से, तो ये दोनों बराबर होंगे। समीकरण 1 ये समीकरण 2, ये दोनों बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से mg = gmem/r²। m से m मर गया, m से m खत्म हो गया ना, m से m मर गया, तो g = gme/r²। ये g का फॉर्मूला आ गया, g = gme/r²। तो इसका मतलब क्या हुआ? g तो कांस्टेंट होता है पूरे यूनिवर्स में, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ये होता है ना, जैसे f का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये me ये किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और g की वैल्यू होती है ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये पूरे ब्रह्मांड में समान रहता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए, जी की वैल्यू आप समझ गए। m है पृथ्वी का द्रव्यमान,
पृथ्वी का द्रव्यमान भी समान रहेगा, पृथ्वी का द्रव्यमान भी समान रहेगा और जी भी समान रहेगा। ये तो कांस्टेंट रहेगी ना दोनों चीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी आर पर निर्भर करता है। आर क्या है? आर डिस्टेंस है। आर इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पर अर्थ थी और ये ऑब्जेक्ट था जिसका द्रव्यमान m है, तो इनके बीच की डिस्टेंस थी r। तो g का जो मान है वो r के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे g का मान r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे g घटेगा, जैसे जैसे r घटेगा वैसे वैसे g बढ़ेगा। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पर आ जाओ पृथ्वी के धरातल पर। पृथ्वी के धरातल पर क्या होगा कि अगर ये जो वस्तु है ये यहाँ पर है, अर्थ के सरफेस पर है, तो ये जो आर होगा, ये आर होगा, ये पृथ्वी की रेडियस के बराबर हो जाएगा। आर ई अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ ही है, तो आर इक्वल टू आर ई हो जाएगा अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है या अर्थ के सरफेस से थोड़ा बहुत ऊपर, 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर, क्योंकि अर्थ की रेडियस होती है 6373 किलोमीटर। तो 6373 किलोमीटर के कंपैरिजन में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर भी नगण्य है, नेग्लिजिबल है, तो उसको भी हम अर्थ के सरफेस पर ही मान सकते हैं। तो अगर अर्थ के सरफेस के नज़दीक या अर्थ के सरफेस पर ऑब्जेक्ट रखा है तो आर इक्वल टू आर ई हो जाएगा। ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस अर्थ की रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। अब इसमें हम अगर जी की वैल्यू रख दें, जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है? 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ये पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। पृथ्वी की रेडियस कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। ये एक्चुअली एग्जैक्ट होती है 6373 किलोमीटर, तो हमने अप्रोक्सीमेट ले लिया, इसलिए ये साइन यूज किया है। 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट ले लिया। एक्चुअली पृथ्वी की रेडियस सेम होती भी नहीं है, पोल्स पर करीब 21 किलोमीटर कम होती है, इक्वेटर पर 21 किलोमीटर ज़्यादा होती है रेडियस, तो उसको हमें अप्रोक्स 6400 किलोमीटर मान सकते हैं। ऐसे ये द्रव्यमान भी हमने थोड़ा सा अप्रोक्स किया है अपनी कैलकुलेशंस आसान करने के लिए न्यूमेरिकल में। तो अर्थ का द्रव्यमान होता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तो अगर हम ये तीनों वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं तो जी की वैल्यू आ जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जी के मान में परिवर्तन कैसे कैसे होता है वो देखते हैं। जी का फॉर्मूला तो ये है, जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, जिससे हमने अभी आपका पीछे देखा कि कैलकुलेशन 9.8, इसमें वो सारी वैल्यू पुट करके 9.8 कैसे निकालते हैं, तो ये वो फॉर्मूला है। ठीक है, अब पृथ्वी क्या करती है आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है, गोल नहीं है। मतलब जैसे बॉल होती है कि जिसकी रेडियस सेम होती है हर जगह, तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, वो ध्रुवों पर चपटी है। तो क्या है कि भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर जो पृथ्वी की रेडियस है वो 21 किलोमीटर ज़्यादा होती है। ठीक है, और पोल्स पर, ध्रुवों पर 21 किलोमीटर -21 किलोमीटर होती है रेडियस। मतलब जो इक्वेटर पर पृथ्वी की त्रिज्या होगी उससे 21 किलोमीटर कम होती है ध्रुवों पर। अब जब आर घट जाएगा, ध्रुवों पर आर घट जाएगा, 21 किलोमीटर कम हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले में आप देखोगे जी ये 1 अपॉन आर ई का स्क्वायर, ये है ना फॉर्मूला। तो m तो कांस्टेंट है पृथ्वी का द्रव्यमान, g भी कांस्टेंट है पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये दोनों तो कांस्टेंट है। अब पृथ्वी की त्रिज्या ये ध्रुवों पर 21 किलोमीटर कम होती है, तो 21 किलोमीटर कम होगी तो g की वैल्यू ध्रुवों पर अधिकतम होगी। भूमध्य रेखा पर 21 किलोमीटर अधिक होती है, मतलब रेडियस मैक्सिमम होती है भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर, तो वहाँ पर जी की वैल्यू न्यूनतम होगी, मिनिमम होगी।
तो जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है? ध्रुवों पर, क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी की रेडियस 21 किलोमीटर कम होती है और इक्वेटर पर पृथ्वी की रेडियस 21 किलोमीटर अधिक होती है, अतः वहाँ जी की वैल्यू न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसकी वजह से भी जी की वैल्यू में परिवर्तन हो जाता है। ये होता है फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन आपसे पूछेगा नहीं, इसलिए मैं डेरिवेशन आपको यहाँ पर बताया नहीं है, आएगा नहीं वैसे एग्जाम में, क्योंकि ये जनरल स्टडीज़ का पेपर है। तो ये होता है फॉर्मूला जी इक्वल टू जी1 माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लेमडा, या इसको थीटा भी ले सकते हैं, लेमडा भी ले सकते हैं, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो पृथ्वी ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। पृथ्वी जो है अपनी एक्सिस पर घूमती है। ठीक है, तो ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। तो जो जीवन होगा, तो ये ऊपर वाले फॉर्मूले से जीवन इक्वल टू जी तो जो जीवन होगा वो जीवन जी से कम हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में कमी आती है, जी के मान में कमी आती है। तो ये जो है ना जी का मान, अरे ये इससे घट गया तो ये इतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो जी के मान में पृथ्वी जो अपने अक्ष के परितः घूमती है उसकी वजह से कमी आती है। ठीक है, अब आगे चलो। पृथ्वी के धरातल से ऊपर जाने पर क्या होगा कि जैसे ये है, यहाँ पर वस्तु है, ये पृथ्वी का धरातल है, इससे h डिस्टेंस ऊपर चली गई दूसरी वस्तु। ठीक है, तो ये जो r होगा इनके बीच में, r हो जाएगा आर ई प्लस एच, मतलब अर्थ की रेडियस। h डिस्टेंस वो ऊपर है अर्थ के सरफेस से, तो जो r होगा वो इफेक्टिवली आर ई प्लस एच हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या था आपका? जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर का स्क्वायर। तो जब ये r बढ़ेगा, r इक्वल टू हो गया r प्लस एच, तो ये g की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो r की वैल्यू बढ़ी तो g की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, ऐसे ही पृथ्वी के धरातल से नीचे जाने पर क्या होगा? ये वस्तु चली गई पृथ्वी के धरातल से नीचे। ठीक है, h डिस्टेंस नीचे चली गई, तो r क्या हो जाएगा? आर ई माइनस एच, अर्थ की रेडियस माइनस h। ये r ये है ना, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है r। ठीक है, h डिस्टेंस ये नीचे चला गया अर्थ के सरफेस से, तो ये पूरी डिस्टेंस थी आर ई, h नीचे चला गया, तो r इक्वल टू आर ई माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन भी काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है, तो इसलिए मैं आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं पूछेगा। तो ये इसका फॉर्मूला निकलता है जी डैश इक्वल टू जी एम ई आर अपॉन आर ई का क्यूब। तो ये भी कांस्टेंट है, पृथ्वी की त्रिज्या है, ये रेडियस है, जी और एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान और जी भी कांस्टेंट है, तो जी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के, और जी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, सपोज वो दूसरी वस्तु यहीं सेंटर पे है, यहीं सेंटर पे है, तो सेंटर पर होने का मतलब क्या हुआ कि r इक्वल टू आर ई माइनस आर ई हो जाएगा। मतलब वस्तु जो है h इक्वल टू आर ई हो गया ना यहाँ पे, कि वस्तु पृथ्वी के सेंटर पर रखी है, मतलब पृथ्वी के अंदर आर ई डिस्टेंस अंदर चली गई वस्तु, तो ये r इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे g डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर g की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे पृथ्वी के सेंटर से सरफेस की ओर बढ़ेंगे तो r की वैल्यू बढ़ेगी, और g डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के। तो वैसे वैसे जैसे जैसे ये जो वस्तु है ये अर्थ के सरफेस की ओर खिसकेगी, वैसे वैसे g की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ g की वैल्यू 0 है, r जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे g की वैल्यू बढ़ी, तो जब वस्तु अर्थ के सरफेस पर आ जाएगी तो g की वैल्यू मैक्सिमम होगी 9.8। ठीक है, और फिर अब ऊपर वाला की अर्थ के सरफेस से जब ऊपर की ओर जाएगी वस्तु तो g की वैल्यू घटना स्टार्ट कर देगी।
तो जी की वैल्यू यहाँ अर्थ के सरफेस पर मैक्सिमम होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए ना ये चीज। अब इसको मैं आपको ग्राफ के माध्यम से भी समझा देता हूं। आगे एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये देखो। देखो, जब अर्थ के अंदर है, इनसाइड द अर्थ, तो आर लेस देन आर ही है। ये तो समझ गए ना आप। जैसे भाई ये अर्थ है, ये इसका सेंटर है, ये अर्थ की रेडियस है आर ही। मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ है, तो ये जो इसके बीच की डिस्टेंस है अर्थ के और इस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस जो है आर, तो ये आर लेस देन आर ही होगा ना। जब अर्थ के इनसाइड द अर्थ है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब आउटसाइड होगा, जब ऑब्जेक्ट आउटसाइड होगा, मान लिया यहाँ है, तो आर ग्रेटर देन आर ही होगा। ये चीज़ समझ गए। तो जब तक अर्थ के सरफेस के अंदर है, ये जैसे इस एक्सिस पे मैंने दिखाया है रेडियस को और इस एक्सिस पे मैंने दिखाया है जी को। तो ये जो रेडियस है ये आर ही है अर्थ की रेडियस। ये ऊपर अर्थ बनाई है, अर्थ की रेडियस है आर ही। तो जब आर इक्वल टू आर ही है तब तो ये मैक्सिमम हो जा रहा है 9.8, जिसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल देते हैं। इधर जब आर लेस देन आर ही है, मतलब ऑब्जेक्ट अर्थ के इनसाइड द अर्थ है। जब ऑब्जेक्ट इनसाइड द अर्थ है तो आर लेस देन आर ही है। उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो अर्थ की रेडियस से कम है। तो तब जी की वैल्यू, जो मैं ऊपर फॉर्मूला बताया था, डेरिवेशन बताया था एक फॉर्मूला, तो जी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर के। ये फॉर्मूला बताया था ना, जी डैश इक्वल टू जी एम ई आर अपॉन आर ई क्यूब, जी एम ई आर अपॉन आर ई क्यूब। तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। तो जब आर 0 है, मतलब कि अर्थ के सेंटर पे, तब जी की वैल्यू होगी 0, ठीक है। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर से सरफेस की ओर को जाएगा, मतलब जैसे जैसे आर की डिस्टेंस बढ़ेगी, आर की डिस्टेंस बढ़ रही है इस साइड को, वैसे वैसे जी की वैल्यू बढ़ेगी। और ये अर्थ के सरफेस पर जब आर इक्वल टू आर ही हो जाएगा तब ये मैक्सिमम हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आउटसाइड द अर्थ, मतलब आर ग्रेटर देन आर ही हो गया, तो इस केस में फॉर्मूला लगेगा वो जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर का स्क्वायर। तो आर का जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर के। तो जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट जाएगा वैसे वैसे जी की वैल्यू घटनी स्टार्ट हो जाएगी, ये घटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। समझ गए। तो ये था आपका गुरुत्व और गुरुत्वजनित त्वरण, और गुरुत्वजनित त्वरण में परिवर्तन कैसे होता है वो इतना ही पूछेगा एग्जाम में।